क्या होता है जब लोकतंत्र की दो सबसे बड़ी ताकतें, राज्य और केंद्र, सत्ता के लिए कभी न खत्म होने वाले युद्ध में उलझ जाती है? पश्चिम बंगाल में जवाब आसान है, जनता हार जाती है। जब ममता बनर्जी और केंद्र सरकार नियंत्रण के लिए लड़ते हैं तो आम नागरिक इस लड़ाई के लिए बीच में पिस रहे हैं, जो फंड, सेवाओं और थोड़ी सी शांति का इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ सामान्य राजनीति नहीं है, ये एक ऊंचे दांव वाला संघर्ष है जो जीवन के हर हिस्से में फैल गया है। समाचार की सुर्खियों से लेकर भोजन की कीमतों तक हर दिन एक नई लड़ाई जैसा लगता है। एक दिन ये पैसों को लेकर होता है, अगले दिन ये इस पर होता है कि सीमाओं को कौन नियंत्रित करता है, और उसके अगले दिन ये इस पर होता है कि मतदाताओं में सूची में कौन रहे। लेकिन हम यहां तक कैसे पहुंचे और क्या इसका कोई अंत नजर आता है? वास्तव में क्या हो रहा है ये समझने के लिए हमें रोज की चिल्ला चोट से आगे देखने और ये समझने की जरूरत है कि पश्चिम बंगाल देश का सबसे विस्फोटक राजनीतिक युद्ध क्षेत्र क्यों बन गया है। पश्चिम बंगाल की स्थिति अब सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं रह गई है, ये एक पूरी तरह से एक शासन का संकट है। अक्सर ऐसा लगता है कि मुख्य लक्ष्य जनता की सेवा करना नहीं, बल्कि दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचाना है। ये पूरी तरह से नया नहीं है, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ चीजें चरम पर पहुंच गई है। लड़ाई इतने सारे मोर्चों पर एक साथ हो रही है कि एक आम आदमी के लिए आरोपों के इस जाल को सुलझाना लगभग असंभव है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि यह बंगाल की पहचान और एक नियंत्रणकारी केंद्र के खिलाफ उसके अधिकारों की लड़ाई है। वे भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को एक बाहरी ताकत के रूप में चित्रित करते हैं, जो बंगाली संस्कृति के प्रति शत्रुतापूर्ण है और पैसा रोककर तथा राजनीतिक हिसाब चुकाने के लिए केंद्र एजेंसियों का उपयोग करके राज्य का गला घोटने की कोशिश कर रही है। ममता की भाषा तीखी और अक्सर व्यक्तिगत होती है, जिसमें वो खुद को दिल्ली की तानाशाही, महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ बंगाल के एकमात्र रक्षक के रूप में पेश करती है। दूसरी ओर केंद्र सरकार की पूरी ताकत से समर्थित भाजपा का दावा है कि टीएमसी के तहत बंगाल अराजकता में डूब रहा है। वे व्यापक भ्रष्टाचार, वोटों के लिए कुछ समुदाय का तुष्टीकरण, कानून व्यवस्था के पूरी तरह से ध्वस्त होने की बात करते हैं और दावा करते हैं कि राज्य घुसपैठियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार दौरे और तीखे हमले मतदाताओं को यह विश्वास दिलाने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि केवल भाजपा सरकार ही बंगाल का खोया हुआ गौरव वापस ला सकती है। परिणाम, एक जहरीली राजनीतिक माहौल। राज्य विधानसभा में हंगामा सामान्य हो गया है, जिसमें दोनों दलों के राजनेता शारीरिक झगड़ों में उलझ जाते हैं। सार्वजनिक बातचीत, डाकुओं की पार्टी, महाजंगल राज और साजिश जैसे भड़काऊ शब्दों से भरी हुई है। शब्दों के इस युद्ध में लोगों की वास्तविक जरूरतें, नौकरियां, सुरक्षा और विकास भूल दी जाती है। राजनीति लड़ाई ही सब कुछ है और नागरिक बस बलि का बकरा बन गए। ममता केंद्र की लड़ाई इतनी भयंकर क्यों है, ये समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि पश्चिम बंगाल में दिल्ली को चुनौती देना सिर्फ एक रणनीति नहीं है, ये राज्य के राजनीतिक डीएनए में है। ये ममता बनर्जी के साथ शुरू नहीं हुआ है। 30 से अधिक वर्षों तक वाम मोर्चा सरकारों ने राज्य की सभी समस्याओं के लिए मरते उद्योगों से लेकर पैसों की परेशानियों तक केंद्र को दोषी ठहराने की कला में महारत हासिल की। उन्होंने संघीय उपेक्षा का शिकार होने की एक शक्तिशाली कहानी बनाई। हम बनाम वो का रवैया, जो कोलकाता को नई दिल्ली के खिलाफ खड़ा करता है, बंगाल की राजनीति का मानक बन गया है। ममता बनर्जी ने न केवल इस रणनीति को अपनाया, बल्कि वो इसी से पैदा हुई है। उनका पूरा करियर प्रतिष्ठान के खिलाफ एक लंबी सड़क की लड़ाई रहा है। वर्षों तक वो अजय लगने वाले वाम मोर्चों के खिलाफ एकमात्र उग्र आवाज थी। उनकी पूरी पहचान एक कमजोर होकर लड़ने वाली योद्धा के रूप में बनी थी। जब उन्होंने आखिरकार 2011 में जीत हासिल की तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूकंप था। लेकिन विपक्ष के लिए बना एक राजनेता आसानी से सहयोगी नहीं बन सकता। दुश्मन बदल गया। ये अब कोलकाता में सीपीआई नहीं, बल्कि नई दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी थी। जब यूपीए सत्ता में थी तब तनाव थे, लेकिन वो प्रबंधनीय थे। लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में आई और उन्होंने बंगाल जीतने पर अपनी नजरें गड़ा दी, तो एक भयानक तूफान खड़ा हो गया। ममता के लिए भाजपा सिर्फ एक और पार्टी नहीं थी, ये एक शक्तिशाली केंद्रीकृत ताकत थी
जो राज्य पर उनके पूर्ण नियंत्रण के लिए खतरा थी। भाजपा के लिए बंगाल अंतिम मोर्चा था, एक विशाल वैचारिक रूप से अलग राज्य जिसे उसे अपने राष्ट्रीय प्रभुत्व को पूरा करने के लिए जीतना था। दो महाशक्तियों का यह टकराव लगभग तय था। आपके पास एक ऐसी नेता है जिसका ब्रांड ही विद्रोह है, और सामने एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो हर कीमत पर विस्तार करने के लिए दृढ़ है। यह इतिहास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि वर्तमान लड़ाई सिर्फ पैसे या नीतियों के बारे में नहीं है, यह एक गहरा व्यक्तिगत और राजनीतिक युद्ध है जो केंद्र राज्य के बीच लंबे समय से चले आ रहे घर्षण और दो शक्तिशाली ताकतों की टकराती महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित है। इस अंतहीन लड़ाई के केंद्र में पैसे और सत्ता को लेकर एक कड़वा युद्ध है। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि केंद्र पश्चिम बंगाल पर एक आर्थिक युद्ध छेड़ रहा है, जानबूझकर हजारों करोड़ों का फंड रोक रहा है। वे मनरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी और पीएम ग्रामीण आवास योजना जैसी प्रमुख केंद्रीय योजनाओं की ओर इशारा करते हैं, जो कथित फंड नाकेबंदी के कारण राज्य में लगभग रुक गई है। टीएमसी इसे आर्थिक रूप से गला घोटना कहती है, जिसका उद्देश्य बंगाल के लोगों को भाजपा को वोट न देने की सजा देना है। वे तर्क देते हैं कि जबकि अन्य राज्यों पर भी इसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, केवल बंगाल को ही इतनी कठोरता से निशाना क्यों बनाया गया है। केंद्र और भाजपा एक पूरी तरह से अलग कहानी बताते हैं। वे कहते हैं कि ये राजनीतिक नहीं है, ये जवाबदेही का मामला है। उनका दावा है कि पश्चिम बंगाल में इन योजनाओं को चलाने में बड़े पैमानों पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें फर्जी जॉब कार्ड और उन लोगों को पैसा दिया गया है जो पात्र नहीं थे। भाजपा के अनुसार फंड तभी रोके गए जब राज्य सरकार समस्याओं को समझाने और उन्हें ठीक करने में विफल रही। वे इसे एक जिम्मेदार सरकार के रूप में देखते हैं जो करदाताओं के पैसे को एक भ्रष्ट प्रणाली में डालने से इनकार कर रही है। ये वित्तीय लड़ाई अन्य क्षेत्रों में भी फैल जाती है। एक प्रमुख टकराव बिंदु राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस के साथ टकराव विशेष रूप से कड़वा रहा है, खासकर विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर। स्थिति इतनी खराब हो गई कि ममता बनर्जी ने विश्वविद्यालयों का फंड काटने की धमकी दे दी अगर राज्यपाल ने हस्तक्षेप करना जारी रखा, जिससे छात्र और शिक्षक के बीच में फंस गए। इसके शीर्ष पर सीबीआई और ईडी जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों का आक्रामक रूप से उपयोग किया गया है, जिसमें दर्जनों हाई प्रोफाइल टीएमसी नेताओं की विभिन्न घोटालों के लिए जांच की गई है या उन्हें गिरफ्तार किया गया है। भाजपा इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवश्यक धर्म युद्ध कहती है। टीएमसी पलटवार करती है कि ये 2026 के चुनाव से पहले विपक्ष को कमजोर करने के लिए एक राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। फंड, राज्यपाल की भूमिका और जांचों पर इस तरह निरंतर लड़ाई ने राज्य और केंद्र के बीच किसी भी विश्वास को चकनाचूर कर दिया है। जब बंगाल की सीमाओं और उसकी पहचान के संवेदनशील मुद्दों की बात आती है तो ये संघर्ष और भी तीव्र हो जाता है। यहीं पर भाषा सबसे अधिक गर्म हो जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा को टीएमसी पर भाजपा के हमले का एक प्रमुख हिस्सा बना दिया है। वो ममता बनर्जी सरकार पर भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने में बाधा डालने का आरोप लगाते हैं और दावा करते हैं कि टीएमसी एक वोट बैंक बनाने के लिए अवैध घुसपैठ को प्रोत्साहित करती है। शाह का तर्क सीधा है। वे कहते हैं इससे सीमावर्ती जिलों की आबादी बदल गई है और बंगाल के कुछ हिस्से आतंक का गढ़ बन गए हैं। वो वादा करते हैं कि अगर भाजपा जीतती तो वे बाड़ लगाने का काम पूरा करेंगे और सभी घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। ममता बनर्जी उतनी ही सख्ती से पलटवार करती है, इन दावों को सरासर झूठ बताती है। उनकी सरकार का कहना है कि उसने प्रमुख परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराई है और केंद्र अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सिर्फ राज्य को दोष दे रहा है। टीएमसी इस तर्क को घुमाकर भाजपा पर बंगाली विरोधी होने का आरोप लगाती है। वे भाजपा शासित राज्यों में लाखों बंगाली प्रवासी श्रमिकों के कथित उत्पीड़न की ओर इशारा करते हैं, जिन्हें कभी कभी वैध दस्तावेजों के बावजूद संदिग्ध बांग्लादेशी मानकर हिरासत में ले लिया जाता है। यह ममता को खुद को देश भर में निशाना बनाए जा रहे बंगालियों की एकमात्र रक्षक के रूप में पेश करने की अनुमति देता है। यह पहचान की लड़ाई हाल ही में मतदाताओं सूचियों के विशेष गहन संशोधन या SIR पर केंद्रित हो गई है। ममता बनर्जी ने इसे भाजपा आयोग की साजिश करार दिया है। इसकी तुलना विवादास्पद NRC से की है और दावा किया है कि यह असली बंगाली मतदाताओं के नाम हटाने के लिए बनाया गया है। उनका आरोप है कि अन्य राज्यों की टीमें उनके समर्थकों को निशाना बना रही है और उन्होंने एक भी वास्तविक मतदाता को हटाए नहीं जाने की कसम खाई है। चुनाव आयोग और भाजपा का कहना है कि SIR चुनाव से पहले मतदाता सूचियों को साफ करने के लिए एक नियमित और आवश्यक प्रक्रिया है।
भाजपा नेताओं का तर्क है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए अवैध प्रवासियों को हटाना महत्वपूर्ण है, लेकिन सीमावर्ती जिलों के लोगों के लिए यह तकनीकी प्रक्रिया गहरी चिंता का स्रोत बन गई है। गलती से मृत मतदाताओं के रूप में चिन्हित किए जाने या आपके दस्तावेजों को चुनौती दिए जाने का डर असुरक्षा की एक वास्तविक भावना पैदा करता है। यह सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं है, यह इस बात की लड़ाई है कि किसे नागरिक होने का और किसे वोट देने का अधिकार मिलता है। तमाम राजनीतिक ड्रामे से परे इस युद्ध की एक वास्तविक और विनाशकारी मानवीय कीमत है। सबसे स्पष्ट परिणाम बढ़ती राजनीतिक हिंसा है। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक झड़पों का एक लंबा खूनी इतिहास रहा है, लेकिन आज के ध्रुवीकृत माहौल ने चीजों को और भी बदतर बना दिया है। भाजपा का दावा है कि उसके कई कार्यकर्ता मारे गए हैं, जबकि टीएमसी इन आरोपों से इनकार करती है और दूसरी तरफ से हुई हिंसा की ओर इशारा करती है। लेकिन केवल पार्टी कार्यकर्ता ही पीड़ित नहीं होते। संदेश खाली में हिंसा और आरजीकर अस्पताल में भयावह बलात्कार और हत्या जैसी घटनाओं को केंद्र द्वारा इस सबूत के रूप में पेश किया जाता है कि कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। यह हिंसा का डर एक निरंतर माहौल बनाती है जो कई लोगों के लिए सामान्य जीवन को असंभव बना देती है। आर्थिक पीड़ा भी उतनी ही वास्तविक है। जब मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए केंद्र फंड रोके जाते हैं तो किसी राजनीतिक दल को नुकसान नहीं होता। ये एक गांव का दिहाड़ी मजदूर है जिसे भुगतान नहीं मिलता है। जब ग्रामीण आवास योजना रुक जाती है तो ये एक टूटे फूटे झोपड़े में रहने वाला परिवार होता है जिसे एक सुरक्षित घर से वंचित कर दिया जाता है। ये सीधे सबसे कमजोर लोगों को चोट पहुंचाता है। ये राजनीतिक अस्थिरता निवेश को भी डराती है। सिंगूर से टाटा नैनो परियोजना के हटने की याद अब भी राज्य में मंडरा रही है। निरंतर संघर्ष अनिश्चितता का एक ऐसा वातावरण बनाता है जो आर्थिक विकास में जहर घोलता है। व्यवसाय संघर्ष के लिए जाने जाने वाले राज्य में निवेश करने से हिचकिचाते हैं, जिसका अर्थ है बंगाल के युवाओं के लिए कम नौकरियां। अन्य राज्यों में बंगाली प्रवासी श्रमिकों का उत्पीड़न घर पर इस आर्थिक ठहराव का सीधा परिणाम है। उन्हें काम के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर किया जाता है, केवल संदेह का सामना करने के लिए। रुकी हुई परियोजना और टूटे हुए विश्वविद्यालयों से लेकर बढ़ते अपराध और डर के माहौल तक पश्चिम बंगाल के लोग हर दिन इस राजनीतिक गतिरोध की कीमत चुका रहे हैं। ममता बनर्जी पहले से ही चुनाव मोड़ में है, ये घोषणा करते हुए कि टीएमसी अकेले लड़ेगी। उनकी रणनीति क्षेत्रीय गौरव और कल्याणकारी योजनाओं का मिश्रण है। वो बंगाल अपनी बेटी चाहता है कि कहानी को आगे बढ़ा रही है। इसमें भाजपा को बाहरी लोगों के रूप में दिखाया गया है। साथ ही वो दीघा में जगन्नाथ धाम जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा देकर और दुर्गा पूजा क्लबों को अधिक अनुदान देकर भाजपा के हिंदुत्व के जोर का मुकाबला अपने सॉफ्ट हिंदुत्व से करने की कोशिश कर रही है। उनका नारा खेला होबे, खेला जारी है, उनकी जुझारू शैली को पूरी तरह से दर्शाता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा राज्य को जीतने के लिए अपना अब तक का सबसे आक्रामक अभियान शुरू कर रही है। उनकी रणनीति टीएमसी को उसके सबसे कमजोर बिंदुओं पर घेरने की है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और तुष्टीकरण की राजनीति। अमित शाह ने भाजपा के लिए 2/3 बहुमत की साहसिक भविष्यवाणी की है। एक ऐसा बयान जिसका उद्देश्य उनकी पार्टी के आधार को उत्साहित करना है। उनका अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारी है, जिसमें घुसपैठ को रोकने और कानून व्यवस्था बहाल करने का वादा किया गया है। वे नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने के वादे के साथ मतुआ जैसे विशिष्ट समुदायों को भी लक्षित कर रहे हैं। एक महामुकाबले के लिए मंच तैयार कर रहे हैं। हम पश्चिम बंगाल में जो देख रहे हैं वो एक दुष्चक्र है। केंद्र राज्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और फंड रोक देता है। राज्य केंद्र पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाता है। राजनीतिक हिंसा भड़क उठती है और केंद्रीय एजेंसियां कदम रखती है। राज्य अन्याय की दुहाई देता है। हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और संघर्ष बस बढ़ता ही जाता है। मतदाता सूची से लेकर सीमा पर बाड़ लगाने तक शासन और प्रचार के बीच की रेखा पूरी तरह से गायब हो गई है। लोकतंत्र के मूल स्तंभों को एक राजनीतिक युद्ध में हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। दो महाशक्तियों के इस टकराव में असली हताहत आम नागरिक है। वही हैं जो वादे किए गए फंड का इंतजार कर रहे हैं, डर के माहौल में जी रहे हैं और अपने राज्य के भविष्य को राजनीतिक रैलियों में बिकते हुए देख रहे हैं। ये लड़ाई और भी तेज होगी और दांव ऊंचे होते जाएंगे। तो ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच इस अथक राजनीतिक युद्ध में आपको क्या लगता है कि असली कीमत कौन चुका रहा है? मुझे कमेंट्स में अपने विचार बताएं। यदि आपको ये विश्लेषण ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया लाइक बटन दबाएं और अधिक गहन विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें।
और इस वीडियो को साझा करें ताकि दूसरों को बंगाल की अंतहीन खींचतान की जटिल वास्तविकता को समझने में मदद मिल सके। धन्यवाद।